हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हाइपरफाइन फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना कैसे की जाती है, जब बहुल आवेश का केस होता है वैद्युत क्षेत्र की गणना कैसे की जाती है। ये सभी टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे और इस लेक्चर के लास्ट में कुछ हम लोग वैद्युत क्षेत्र पे आधारित न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जो मुख्यतः आपके बोर्ड बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो कॉपी कलम निकाल लें और खुद से आप नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो आपका जो फर्स्ट हेडिंग होगा वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसे क्यों पढ़ा जाए, थोड़ा सा इसके प्रीवियस लेक्चर पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को क्यों पढ़ा जाए। तो प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं आपसे कि कोई आवेश अथवा आवेशित वस्तु अपने अगल बगल की आवेशित वस्तुओं पर वैद्युत बल लगाती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक आवेशित वस्तु Q1 है और इसके बगल में कोई दूसरी वस्तु Q2 है, तो यह Q1 आवेश इस Q2 आवेशित वस्तु पर वैद्युत बल लगाएगा। कितना वैद्युत बल यह लगाएगी इस पर, उस बल की गणना हम लोग कूलॉम के नियम से कर सकते हैं। मान लीजिए दोनों आवेशित वस्तु के बीच दूरी यदि r हो, तो यह आवेश इस पर कितना वैद्युत बल लगा रहा है, उस बल की कितनी वैल्यू होती है, हम कूलॉम के नियम से जानते हैं। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब प्रश्न यह है कि यह आवेश इस पर इतना वैद्युत बल क्यों लगा रहा है। अब क्यों लगा रहा है इसका कारण जानना चाहते हैं तो आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। अब समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र को बिल्कुल हम बेसिक लेवल समझने का प्रयास है, फील्ड के साथ आपको वैद्युत क्षेत्र बताएंगे। तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लेकर जाने पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक धन आवेश Q है, तो इसके अगल बगल एक विशेष प्रकार का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में यदि हम किसी आवेश को लेकर जाते हैं तो इस आवेश के वजह से वह आवेश वैद्युत बल का अनुभव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अनुभव कर रहा है उसके जो अगल बगल का क्षेत्र है वो क्या है, उसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए हमने इसके क्षेत्र में किसी आवेश Q0 को लेकर गया और यह आवेश इस आवेश की वजह से वैद्युत बल का अनुभव करे, तो हम कह देंगे कि इस आवेश के चारों तरफ क्या है, क्षेत्र है, जिसकी वजह से यह आवेश Q0 इस आवेश की वजह से वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है। ठीक है, तो यह वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो पहले वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन लिख लिया जाए। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो मूल डेफिनेशन है वह लिख लिया जाए। तो किसी बिंदु आवेश के, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लेकर जाने पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या बताया हमने बताया कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
जिसमें किसी अन्य आवेश को लेकर जाने पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। हमने डेफिनेशन में लिख दिया, बिल्कुल जो बहुत इजी वे में आपको समझ सकते हैं इसको। हमने बताया कि ये क्यू क्या है, एक बिंदु आवेश है और इसके अगल बगल एक प्रकार का क्षेत्र है जिसमें हम क्यू नॉट को लेकर जा रहे हैं। तो इस आवेश की वजह से यह आवेश वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस आवेश के चारों तरफ की जो एरिया है वो उसका क्या वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो प्लस क्यू आवेश है इसको स्रोत आवेश बोला जाता है। मतलब वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं स्रोत आवेश। और क्यू नॉट को बोला जाता है परीक्षण धन आवेश। क्यू नॉट को बोलते हैं परीक्षण धन आवेश। एक बार स्रोत आवेश क्या होता है एक बार समझे। वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं। और परीक्षण धन आवेश किसे बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए जिस आवेश का चयन किया जाता है उसे परीक्षण धन आवेश कहा जाता है। यानी क्यू नॉट क्या है, एक परीक्षण धन आवेश, टेस्ट चार्ज है। एक्चुअल में जो क्यू नॉट है इसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि यह बेचारा खुद से अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, केवल इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का पता करने के लिए यहाँ पे लाया गया है। एक्चुअल में होता नहीं, काल्पनिक है। इसकी जो परिमाण होता है इतना कम होता है कि ये खुद से अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बातें थी कुछ वैद्युत क्षेत्र से लेकर। ये बहुत आसान टॉपिक, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। हाँ, इसे नोट कर लें फटाक से। अब देखिए ये तो वैद्युत क्षेत्र की बात हो गई। अब प्रश्न यह है कि वैद्युत क्षेत्र को कैसे व्यक्त किया जाए। तो भौतिकी में वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए दो भौतिक राशियां डिफाइन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव। तो इस लेक्चर में हम केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ही अध्ययन करेंगे। बहुत सी बुक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को केवल वैद्युत क्षेत्र लिख देता है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र एक ही चीज है। ठीक है, अब हम जो हमारा अगला नेक्स्ट हेडिंग होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और वैद्युत विभव जो हम बताए हैं इसे हम अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें फटाक से। अगला जो हमारा हेडिंग होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी डेफिनेशन की पहले थोड़ा चर्चा कर लें। डेफिनेशन क्या है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मुख्यतः कैपिटल ई से दिखाया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल के बराबर होता है, यानी एफ वाई क्यू नॉट। कुछ इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन किया जाता है। इसकी परिभाषा हम लोग लिखे तो हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे, उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश, एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्यरत बल के बराबर होता है। आवेश पर
कार्यरत बल के बराबर होता है। हमने क्या बताया, हमने यह बताया कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ए उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर कार्यरत बल के बराबर होता है। यह वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन। अब देखिए, ये जो इक्वेशन लिखा गया है, इस इक्वेशन की सहायता से हम इसका मात्रक लिख सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक जानते हैं न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो क्या हो, इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। इसका अन्य मात्रक भी होता है, ठीक है। इसका अन्य मात्रक क्या हो जाएगा, इसका अन्य मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है, विभव जब पढ़ाएंगे। वोल्ट पर मीटर भी होता है, ठीक है। हाँ, इस फार्मूले की सहायता से इसका बीमीय सूत्र हम लिख सकते हैं। तो बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, बल का बीमा जानते हैं ना, बल का बीमा क्या होता है, यम टी के पावर -2 होता है। नीचे आवेश है, आवेश का बीमा क्या होता है, ए टी होता है। ए टी को जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यम यल टी के पावर -3 ए की पावर -1 हो जाएगा। यह इसका बीमा निकल के आ गया। अब बात करते हैं कि यह कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, सदिश है कि यदिश है। तो हम बता दें, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो आपको इसका दिशा तो बताना पड़ेगा, क्योंकि सदिश वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर ये बातें हम लिख दें, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशि तो दिशा तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो देखिए, धनावेश के कारण किसी बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु P है, आप पूछ रहे हैं कि बताइए वैद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी, तो बहिर्मुखी, बाहर की तरफ होगा। कहाँ होगा, बाहर की तरफ, बहिर्मुखी, बाहर की तरफ। यानी धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र दिशा होती है बहिर्मुखी, बाहर की तरफ होती है। यदि ऋणावेश है और बिंदु P को यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि बताइए वैद्युत क्षेत्र दिशा कहाँ होगा, तो अंतर्मुखी, अंदर की तरफ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, अंतर्मुखी, अंदर की तरफ, अंतर्मुखी, अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये दिशा की बात हो गई। अब मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में Q परिमाण का आवेश रख दिया जा रहा है, तो उस पर जो लगने वाला वैद्युत बल होता है वो कितना होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, हम वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पे क्या रख रहे हैं, Q धन परीक्षण आवेश को रख रहे हैं। तो यहाँ से यदि बल को निकालना चाहे तो इसका यहाँ गुणा कर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर Q0 E आ जाएगा। लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में हम Q परिमाण का कोई वैद्युत आवेश रख दे रहा है, तो उसमें जो लगने वाला वैद्युत बल होता है वो होता है वैद्युत बल F बराबर QE होता है। कितना होता है, F बराबर QE होता है। उस आवेश पर जो लगने वाला वैद्युत बल होता है इतना होता है, ठीक है। एक और चीज देखिए, जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे तो एक शब्द का यूज करेंगे बेरविरम, जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो समझ लें कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को समझना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक धनावेशित रॉड है, जो क्या है, धनावेश है, ठीक है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा एक समान हो तो एक समान वैद्युत क्षेत्र कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए इससे धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र दिशा इससे लंबवत बाहर की तरफ निकलेंगे, ऐसे ऐसे निकलेंगे ना। तो मान लीजिए कोई हम रेखा ड्रा करते हैं, तो इस रेखा की जो दूरियां हैं, यहां से यहां तक की दूरी हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम है।
यानी इस रॉड की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हुआ हर एक पॉइंट पर सेम होगा। यानी इसके हर एक पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू होगी हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। और दिशा भी क्या है, सभी जगह पे सेम है। देख रहे हैं, सभी से जगह पे बाहर आउटवर्ड है दिशा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या बोल सकते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक बार और समझने क्या होता है, हमने बताया यह कि वैद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा एक समान हो तो उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर था। ये सभी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी वे में बताया गया है। फटाक से नोट कर लें, अगला आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, फटाक से नोट करें। वीडियो पॉज करके आप फटाक से नोट कर लें इसे, हम मिटाते हैं इसे। अब हम लोग जो अध्ययन करेंगे, अब हम कोई हमारे पास एक बिंदु आवेश होगा और उस आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लें, फटाक से मिटा देते हैं। वीडियो पॉज कर नोट कर लें फटाक से। फिजिक्स तो हलवा बन जाएगा, देखते रहिए बस। फीलिंग के साथ पेज को बढ़ा जाता है, फील करते हुए पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। हाँ, अब हमारे पास मान लीजिए कोई एक बिंदु आवेश है और उस बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, किसी बिंदु पर हमारा अगला हेडिंग होगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हेडिंग हम लोग लगाएंगे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ऑफ चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सॉरी, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक बिंदु O है। ठीक है, कोई बिंदु O है और इस पर एक हम धन आवेश Q रख दे रहे हैं और इस धन आवेश से स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु P ले लेते हैं और इस बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो, यानी इस बिंदु आवेश के वजह से बताना है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है वहां पर हम कल्पना करते हैं कि कोई धन परीक्षण आवेश रखा गया है। ठीक है, और हम चेक करते हैं कि यह आवेश, इस आवेश पर कितना वैद्युत बल लगा रहा है। जब उस वैद्युत बल के बारे में पता चल जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि यहाँ पे Q0 एक आवेश रखा गया है। अब बताइए, ये धनावेश है ना, धनावेश के कारण इसमें वैद्युत क्षेत्र दिशा कहाँ होगा, बहिर्मुखी, बाहर की तरफ होगा। कहाँ होगा, बाहर की साइड वैद्युत क्षेत्र दिशा हो जाएगा। मान लीजिए काम सदिश उसी की दिशा में R है। अब थोड़ी इसके बारे में लिख दे, फिगर के बारे में। ठीक है, माना बिंदु O पर प्लस Q परिमाण का धनावेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी देख रहे हैं ना, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
चाहे वैद्युत क्षेत्र देते हैं, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हमने बताया कि कोई हमारे पास बिंदु O है और बिंदुओं पर हमने Q परिमाण का कोई धनावेश रखा है और इस धनावेश से r दूरी पे कोई बिंदु P है और आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि यह आवेश इस पर कितना Q0 पे कितना वैद्युत बल लगाया, पहले उस बल की गणना कर ले हम लोग। पुनः हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा है उस परिभाषा के हिसाब से इस बिंदु पर हम बता सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे धन आवेश है तो कूलाम के नियम से यह आवेश इस पर वैद्युत बल लगाएगा क्योंकि दो स्थिर आवेश है। तो कूलाम के नियम से प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर वैद्युत बल क्या हो जाएगा, वैद्युत बल F बराबर सदिश रूप लेते थे इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा K और दोनों आवेशों के परिमाण, एक Q है दूसरा Q0 है, बीच की दूरी क्या है R सदिश है, तो R का स्क्वायर और एकांक सदिश से गुणा कर देंगे तो इसका ये सदिश रूप हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमने बताया कि ये जो प्लस Q आवेश है Q0 पर कितना वैद्युत बल लगा रहा है वह इतना लगा रहा है बिंदु P पर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार डिफाइन है, E बराबर F बाई Q0। यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इस प्रकार डिफाइन है। F क्या है, उस आवेश पे लगने वाला वैद्युत बल जिसकी वैल्यू आपने नीचे निकाल लिया। तो यह मान लाकर यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर F का मान भरा जाए K Q0 बाई R स्क्वायर, नीचे हमारा Q0 है ही है तो यहाँ पे एक काम सर Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास क्या, E बराबर K Q बाई R स्क्वायर और R है। ये जो निकल के आया बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई, यानी यहाँ आवेश इसमें कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको नोट कर लेना। वीडियो पॉज करके फटाक से नोट कर लें आप लोग। अब आगे हम लोग अध्ययन जो करेंगे, यहाँ तो हमने बताया कि एक बिंदु आवेश हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर निकल के। अब मान लीजिए कि बिंदु O के करीब एक बिंदु न होकर बहुत सारे बिंदु आवेश हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, अब वो हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा बहुल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब जो हमारा हेडिंग होगा, अब हम लोग ज्ञात करेंगे बहुल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग हम लोग लगाएंगे बहुल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए मल्टीपल चार्जेस बहुत सारे बिंदु आवेश हो तब हम वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम जिस प्रकार हमने अध्यारोपण के सिद्धांत से वैद्युत बल की गणना की थी बहुल आवेश के केस में, ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे और बहुल आवेश के केस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले समझे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वह क्या बताता है। अध्यारोपण का सिद्धांत यह बताता
बताता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक Q1 आवेश यहाँ पे रख दिया गया है और इससे स्मॉल r1 दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु क्या है P है और यह आवेश इस पर वैद्युत क्षेत्र धनावेश से मान लीजिए धनावेश है, तो इस धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह इस दिशा में मान लीजिए। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यह बताता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। मतलब यह कि यदि मैं इस आवेश के अगल बगल और 2-4 आवेश रख दूं तो उन आवेशों के आ जाने की वजह से यह आवेश कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है इस पर वो प्रभावित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा बिंदु आवेश हम यहाँ Q ले लेते हैं, Q2 ये धनावेश है, तीसरा कोई बिंदु आवेश यहाँ Q3 ले लिया जा रहा है और ये मान लीजिए ऋण आवेश, तो यह आवेश भी और यह आवेश भी यहाँ वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, लेकिन यह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र बना रहा है उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यह कि यदि यह Q1 धनावेश बिंदु P पर 10 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र बना रहा है तो इनके आ जाने के बाद भी उतना बनाएगा। बात समझ रहे? यह कॉन्सेप्ट इसका है। तो यह कितना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा इस पर? ये धनावेश है तो बाहर की तरफ इसकी दिशा हो जाएगी E2 हो जाएगी, ठीक है। इसका स्थिति से मान लेते हैं R2, ये निगेटिव चार्ज है Q3 तो इसकी दिशा कहाँ होगी? अंदर की तरफ होगी, ठीक है। E3 कहाँ हो जाएगा? अंदर। इसका स्थिति सदिश मान लेते हैं क्या है? R3 है, ठीक है। तो जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी वह अलग अलग आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का सदिश योग हो जाता है। एक बार और समझिए क्या होता है। हमने यह बताया कि अध्यारोपण सिद्धांत यह बताता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अन्य आवेशों के आ जाने से प्रभावित नहीं होता। मतलब यह कि यदि यह आवेश अकेले 10 न्यूटन यहाँ पे बिंदु P पर 10 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो इन दोनों के आ जाने की वजह से वो प्रभावित नहीं होगा, बल्कि बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह इन सभी का अलग अलग आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का सदिश योग हो जाता है। मतलब यह कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है और यह कितना बना रहा है, यह कितना बना रहा है, उन सबको निकाल दिया जाएगा और उन सबका क्या कर लिया जाएगा? सदिश योग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बिंदु P पर अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र सभी का सदिश योग, मतलब यह कितना बना रहा है, यह क्या E1 बना रहा है, ये E2 बना रहा है और ये E3 बना रहा है, उन सभी का सदिश योग कर दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? परिणामी E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा, ठीक है। E1 E2 E3 की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, पीछे भी हम निकाल चुके हैं। क्या हो जाएगा? E बराबर K, Q1 की वजह से E1 है ना, तो बीच की दूरी क्या है? R1 का स्क्वायर और एकांक सदिश से गुणा कर देते मान लीजिए R1 प्लस K Q2 R2 स्क्वायर और एकांक सदिश R2 हो जाएगा प्लस K 3 की वजह से कितना हो जाएगा? R3 का स्क्वायर और एकांक सदिश R3। यह इसका सदिश रूप हो जाएगा, ठीक है। मतलब बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी इन सभी आवेशों से अलग अलग जो वैद्युत क्षेत्र बनना है उन सभी का सदिश योग हो जाता है, ठीक है। निकालिए यह कितना बना रहा है, यह कितना बना रहा है और यह कितना बना रहा है, सबको निकाले और सबको जोड़ दे सदिश योग में, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए हमने क्या बताया। हेडिंग हमारा बहुल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस केस में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे करते हैं? तो सेम जिस प्रकार हम लोग वैद्युत बल की गणना करते थे उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत से बहुल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पहले अध्यारोपण सिद्धांत क्या बताता है समझ लें। अध्यारोपण सिद्धांत यह बताता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अन्य आवेशों Q1 Q2 Q3 अन्य आवेश मान लेते हैं, अन्य आवेशों के आ जाने की वजह से वह प्रभावित नहीं होता।
मतलब है कि यदि Q1 इस पर मान लीजिए 10 न्यूटन पर गुलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, तो इन दोनों की आ जाने की वजह से बिंदु P पर वो उसका प्रभाव कम नहीं होगा, बल्कि बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, इन आवेशों से जो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उन सभी का सदिश योग हो जाता है ना, वेक्टर सम कर दिया, देखा ना, E1 + E2 E3, और आवेश हो जाएंगे तो सभी जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 लिया तो 3 हो गया, और आवेश रहता है तो 20 तक जुड़ जाता है, ठीक है, सदिश योग हो जाता है, ठीक है। नोट कर लें फटाक से इसे, आप वीडियो को पॉज करके आप फटाक से बना, नोट्स से आप खुद से बनाने का प्रयास करें, क्योंकि एक बेस्ट नोट्स वही होता है जिन्हें आप खुद से बनाते हैं। खुद से नोट्स बना हुआ है, यदि आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो उसे रिवीजन करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, पेपर के समय से फटाक से आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके फटाक से नोट कर लें इसे आप। अब हम लोग जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं बढ़िया, ठीक है, जो मुख्यतः आपके बोर्ड बेस्ड होंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल लगाते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल मान लीजिए हमारे पास है, बहुत आसान हलवा वाला न्यूमेरिकल होगा। मान लीजिए मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर दूरी पर कोई बिंदु मान लीजिए P है, और आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। यानी बिंदु P पर क्या बताना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कितनी होगी, इस इलेक्ट्रॉन से जो बीच की दूरी क्या है, 2 मीटर है, ठीक है। चलिए आंसर दिया जाए इसका, है ना। पहले तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे आवेश की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, और बिंदु P पर जहां आपको वैद्युत क्षेत्र बताना है तो इलेक्ट्रॉन से उसके बीच की दूरी कितने दी गई है, 2 मीटर दी गई है, R बराबर क्या दिया गया है, 2 मीटर, ठीक है। अब बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो क्या जानते हैं फॉर्मूला, E=KQ/R², यही होता है फॉर्मूला। K क्या इसमें नियतांक, K का मान आप जानते ही हैं, 9 × 10⁻9 होता है, और Q क्या है, आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, और नीचे क्या है, बीच की दूरी का वर्ग, स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसे काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 टाइम में कट जाएगा, और इसका इसमें गुणा कर दिया जाए तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा 0.9, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 पावर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, यही ना आएगा चार्ज। ओ सॉरी देखिए हमने यहाँ मिस्टेक कर दिया, इसे जब काटेंगे तो क्या होगा, 4 चौको 16 होता है ना, 0.4 हो जाएगा, ये हमने मिस्टेक कर दिया। हाँ, जब अब सब गुणा करेंगे 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा E बराबर 9 चौक 36 3.6 हो जाएगा, अब गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, -10 न्यूटन पर कूलम, ये है आंसर, ठीक है। हमने मिस्टेक कर दिया था, ये बहुत हलवा सवाल, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एक और मजेदार सवाल हम देखते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है और उस बिंदु आवेश को हम मूल बिंदु पर देते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट यह दिया गया है, ये हमारा एक्स अक्ष है, मान लीजिए वाई है और जेड है, और इसके मूल बिंदु पर हम कोई आवेश रख दे रहे हैं जो मान लीजिए क्या है, +5 माइक्रो कूलम का आवेश है, यानी मूल बिंदु पर हमने रख दिया है 5 माइक्रो कूलम का आवेश, और इस आवेश मूल बिंदु पर रखे हुए आवेश से 3, 4, 0
ये सभी दूरियां मीटर में है, किसमें है, मीटर में। आपको बताना है कि मूल बिंदु पर रखे आवेश 5 माइक्रोकुलाम से 3,4,0 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो पहले आप जाने कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0,0,0 होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0,0,0, और इन बिंदु से आपको बताने हैं इन बिंदुओं पर 3,4,0 पर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो इसे थोड़ा लिख लिया अलाइनमेंट में। मूल बिंदु रखे आवेश से 3,4,0 बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, आपको बताना है कि इस मूल बिंदु पर रखे हुए आवेश 5 माइक्रोकुलाम से बिंदु 3,4,0 जो दूरियां मीटर में दी गई उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो आंसर दिया जाए इसका क्या हो जाएगा। पहले तो देखें आवेश क्या है, कितने गुलाम का आवेश है, 5 माइक्रोकुलाम का है ना, इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻6 गुलाम। ठीक है, अब दोनों बिंदु के बीच की दूरी, तो दो बिंदु के बीच की दूरी आप निकालना जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं ना। यहाँ पे दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ दे दिया, दूसरा बिंदु यहाँ दे दिया है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना आप जानते हैं। कैसे निकालते हैं, x1 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। सिर्फ उसी प्रकार ये x1 है, मान लीजिए y1 z1, x2 y2 z2, इस प्रकार है। तो कैसे निकलेगा, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3,0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4,0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस करके और प्लस 0 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 25, बाहर निकल के आ जाएगा 5, यानी r कितना आ गया 5 मीटर आ गया। ठीक है, अब तो बहुत इजीली हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि उस दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। देखिए E बराबर क्या जानते हैं हम, K/Q/r² जानते हैं। ठीक है, K क्या है, K की वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है, और Q क्या है आवेश की वैल्यू क्या है, यह दी गई है 5 × 10⁻6, और बीच की दूरी कितना पर निकाल दे 5 यहाँ पर निकाली, और इसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब 25 हो जाएगा तो इसे काट सकते हैं ना, 5 × 25 25 5 हो जाएगा, यानी फाइनली आपको क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 9/5 और गुणे इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो क्या 10⁻3 हो जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा। अब इस केस में डिवाइड दीजिए, डिवाइड दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 × 5 दो बार में कट नहीं पाएगा, 1 टाइम कटेगा और 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 5 × 8 40 गुणे 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। यह वैद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा इन बिंदु पर 3,4,0 पर। ठीक है, ये भी कोई इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं है, इसे फटाक से हम नोट कर लें, फटाक से नोट कर, दोनों को सवाल को नोट कर लें, वीडियो पॉज करके फटाक से नोट कर लें, हम मिटाते हैं। ठीक है, और हम लोग कुछ बढ़िया वगैरह देख लें। ठीक है, ये तो बिंदु आवेश के बस हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए हैं। अब मान लीजिए बहुल आवेश का केस हो तब कैसे ज्ञात करेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, मान लीजिए कोई हमारे पास एक तीसरा सवाल है। ठीक है, कोई दो बिंदु आवेश हैं A और B। ठीक है, और दोनों इनके बीच की जो दूरी है 1 मीटर है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मीटर है। ठीक है, ये दूरी मीटर में दी गई है। ठीक है, इसमें मीटर में दी गई है। और बिंदु A पर जो हमने Q1 आवेश रखा है जिसका वैल्यू है मान लीजिए +10 माइक्रोकुलाम का मान लेते हैं। ठीक है, और इस बिंदु B पे हम Q2 आवेश रख देते हैं जो है -5 माइक्रोकुलाम का। ठीक है,
आपको बताना है कि इस बिंदु के सीध में कोई दूसरा बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे हम सी ले लेते हैं, और इस सी पर बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। और बिंदु बी से सी तक की जो दूरी है यह भी 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है। ठीक है, तो आपको बताना है बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक है, बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु सी पर कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 बिंदु आवेश है, तो यह एक बहुल आवेश का केस बन गया। तो बहुल आवेश केस में क्या किया जाता है कि पहले चेक कर ले कि यह कितना वैद्युत क्षेत्र यहाँ बना रहा है और यह कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, दोनों को अलग अलग निकाल लें और उनका सदिश योग हम लोग कर लें। ठीक है, तो चलिए पहले Q1 की वजह से यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र मिलेगा हमें कहा देखिए धनावेश है ना, 10 माइक्रोकूलम है ना, धनावेश है, तो वैद्युत क्षेत्र दिशा कहाँ होगी? बाहर, बहिर्मुखी होगा ना, इसको नाम देते हैं E1 के, Q1 की वजह से तो E1 नाम देते हैं। ठीक है, E1 बाहर की तरफ। ये ऋणावेश है, Q2 क्या है? -5 माइक्रोकूलम है, तो ये ऋणावेश है, तो ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दिशा क्या है? अंदर की तरफ होता है ना, अंतर्मुखी होता है, यानी ये वैद्युत क्षेत्र दिशा कहाँ इसकी होगी? अंदर की तरफ। E2 हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा। परिणामी किधर मिलेगा? यह आवेश इस आवेश के बहुत करीब है, तो परिणामी जो हमें मिलेगा वह मिलेगा इस दिशा में। ठीक है, वो हमें इसी दिशा में मिलेगा ना, निगेटिव वाले, बोल सकते हैं सी से बी की दिशा में हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि अलग अलग आवेश से कितना वैद्युत क्षेत्र बन रहा है वह ज्ञात कर लें, और ज्ञात करने के बाद उनका सदिश योग कर लें। चलिए हम लोग काम करते हैं। चलिए, तो Q1 आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है? ये Q1 क्या बना रहा है? E1 बना रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? E1 के Q1 बाई बीच की दूरी, यानी यहां से सी तक की दूरी कितनी है? AB AC है ना, RAC का स्क्वायर। चूंकि आप देख रहे हैं कि RAC है वो कितना है, देखिए यह दूरी चाहिए, यह दूरी क्या है? 1 मीटर, यह दूरी क्या है? 1 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे 2 मीटर, यानी RAC कितना है? 2 मीटर है। कितना है? 2 मीटर है। ठीक है, चलिए सभी वैल्यू रख दिया जाए तो क्या हमें मिलेगा? E1 बराबर K का मान जानते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, और Q1 आवेश कितना है? 10 माइक्रोकूलम, धनावेश है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे 10 की पावर माइनस माइक्रोकूलम -6 हो जाएगा। ठीक है, और बीच की दूरी का मान, बीच की दूरी 2 है ना, 2 का स्क्वायर करने देंगे 4 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इन सबको सॉल्व करें 10 के पावर 10 हो जाएगा, सॉल्व करें 10 के पावर प्लस में 4 आएगा, इसका इसमें डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा? इसका डिवाइड देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 2 पॉइंट हो जाएगा और फिर 1 आएगा, तो हमारा 2.1025 यानी 2.25 करके आएगा इस प्रकार। और हमारे इधर क्या बचेगा? 10 की पावर 10 और 6 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, यानी E1 का मान क्या आ गया? 2.25 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम आ गया। एक हमने ज्ञात कर दिया, दूसरा ज्ञात करना Q2 की वजह से कितना वैद्युत क्षेत्र बन रहा है वो भी ज्ञात कर दें। चलिए देखिए, तो Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ? इसके लिए E2 हो जाएगा K Q2 बाई बीच की दूरी क्या है? B और C के बीच की दूरी क्या है? यह है ना, तो RBC कर देते हैं, और हम देख रहे हैं कि जो RBC है वो कितना है? Q1 से B से C तक की दूरी कितनी? 1 मीटर हमने माना है। क्या माना है? 1 मीटर, 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर। सभी वैल्यू भर दिया जाए तो क्या मिलेगा? E2 बराबर K का मान जानते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा। आवेश Q2 कितना दिया?
-5 माइक्रोकुलम, यानी 5 गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा। माइनस साइन नहीं लगाया कि उसका केवल परिमाण लिखा जा रहा है, परिमाण मॉड से निकलता है ना, तो धनावेश हो जाता है। ठीक है, तो 5 गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा। बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, तो सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, E2 बराबर 9 × 5 = 45, यानी 4.5 × 10⁻, लिख सकते हैं हम लोग क्या, 4 न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, न्यूटन पर कूलम है ये। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो हमने अलग अलग आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र बिंदु C पर बनना है वह ज्ञात करना है, कर दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, परिणामी ज्ञात करना है। तो परिणामी के लिए दोनों को सदिश योग करना पड़ेगा। अब देखिए, एक सदिश इधर जा रहा है, दूसरा सदिश इधर जा रहा है, और दोनों सदिशों के बीच एंगल कितना बनना है, 180 डिग्री का बनना है। देख रहे हैं, E1 इधर है, E2 किधर है, इधर है, यहाँ पे बीच के दोनों कोण कितना बना है, 180 का बन रहा है कि नहीं। और दो सदिशों को जोड़ना जानते हैं, क्लास 11 में पढ़े ना सदिश चैप्टर। मान ली सदिश ए मेरे पास हो, सदिश बी हो, इन दोनों को जोड़ना है, तो परिणामी क्या आता है, यही ना आता है, a² + b² + 2ab cos थीटा आता है कि नहीं। थीटा किसके बीच का कोण होता है, थीटा इन दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जब हम इन दोनों सदिशों को जोड़ेंगे तो दोनों सदिशों के बीच एंगल कितना है, 180 का है। तो अब देखिए जोड़ा जाए, तो बिंदु P पर, नहीं C है ना, बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो क्या हो जाएगा, E बराबर, अच्छा देखिए, जब हमने बताया कि जब दो सदिश ए बी को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट जो परिणामी होता है a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। थीटा किसके किसके बीच का कोण है, दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। यहाँ पर देखिए, दोनों सदिशों के बीच कोण कितना, 180 डिग्री है। तो यहाँ पे cos 180 का मान भरेंगे, तो cos 180 का मान होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। तो देखिए फार्मूला बन जा रहा है, a - b का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से क्या निकल के आएगा, a - b निकल के आएगा। तो सेम उसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे यहाँ दोनों सदिशों को लेकर, E1 इधर है, E2 इधर है, बीच का कोण कितना, 180 का है, तो ये क्या बन जाएगा, E2 - E1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर रूट से बाहर निकल के क्या आएगा हमारे पास, केवल आएगा हमारे पास E2 - E1 आ जाएगा, आएगा क्या नहीं। अब देखिए E2 का मान कितना है, यहाँ पे कहीं निकाले, हाँ इधर निकाले, कितना है, 4.5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, माइनस E1 का मान कितना, ये है 2.25 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। घटा दिया जाए इसमें से तो क्या आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2.25 × 10⁻�4 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। यह निकल के आ गया बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत हलवा चीज है, देख रहे हैं, हमने बताया कि यह आवेश कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है और यह कितना बना रहा है, दोनों को अलग अलग निकालिए, और निकालने के बाद बिंदु C पर परिणामी के लिए सदिश योग कर दीजिए। और सदिशों को जोड़ना आप जानते ही हैं, दो सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है। तो हम देख रहे हैं सदिश इधर जा रहा है, दूसरा सदिश इधर जा रहा है, और दोनों सदिशों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। और जैसे ही cos 180 का मान भरेंगे तो वो बन जाएगा फार्मूला E2 - E1 का होल स्क्वायर, बाहर निकल के आ जाएगा E2 - E1। E2 का मान निकाल चुके हैं, E1 का मान निकाल चुके हैं, दोनों मान रखा हमने, घटाया, ये आंसर हो गया। कोई आसान है, कोई दिक्कत नहीं, इसे मत नोट कीजिएगा, हाँ फटाक से नोट कर ले। ये बहुल आवेश के केस पे आधारित सवाल था। एक और सवाल लगाते हैं मजेदार इस पर, ठीक है, तो बातें सभी आपकी क्लियर हो जाएंगी, जो भी आपके डाउट है सभी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके फटाक से नोट कर ले। एक और सवाल लगाते हैं मजेदार। चलिए देखिए, चौथा सवाल देखिए आप। मान लीजिए मेरे पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कैसा है, समकोण त्रिभुज है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, नाम दे देते इसका A, B और C, ठीक है।
और बिंदु ए पर जो आवेश हमने रखा, मान लीजिए Q1 आवेश रखा है और इसकी जो वैल्यू है मान लीजिए 1.2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम का आवेश रख दिया है। अब बिंदु बी पर जो हमने आवेश Q2 रखा है वह है 1.6 इंटू 10⁻⁸ कूलाम और ये निगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। और आपको बताना है कि बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। सेम ये भी बहुलाक्षिक केस बना, देखिए दो बिंदु आवेश है, Q1 है Q2 है, ए बी पे रख दिया गया है और सी पे आपसे पूछा गया है कि बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, प्रश्न लिख लें पहले आप। बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, है ना। आपको बताना है कि सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो सेम वही इस प्रकार हमने पिछले केस में किया कि यह आवेश कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है और ये आवेश बिंदु सी पर कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, वो हम लोग ज्ञात कर लें। परिणामी के लिए दोनों का सदिश योग कर लें। ठीक है, देखिए ये Q1 है ना, धनावेश है, तो मान लीजिए धनावेश इसका है, कुछ नहीं तो धनावेश है, तो धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी कहाँ होगी, अंदर की तरफ बाहर की तरफ होगी। कहाँ होगी, बाहर की तरफ। हमने बताया धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दिशा बाहर, तो Q1 की वजह से है तो E1 नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, ये Q2 है, ये निगेटिव है, दिशा कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, इसकी दिशा कहाँ होगी, अंदर की तरफ, यानी Q2 कहाँ है हमारा, अंदर की तरफ। तो आपको बताना है किस पर, अभी देखिए परिणामी कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच से मिल जाएगा कि नहीं, परिणामी हमें इस दिशा में मिलेगा, वेक्टर साइन बना दीजिए इस पर, ऐसे मिलेगा। एक समकोण त्रिभुज, देखिए हमें स्लीपर्स में लिखा नहीं है, समकोण त्रिभुज के बिंदु सी पर लिखना चाहिए। चलिए मैं लिख देता हूं पे, समकोण त्रिभुज, आप सही, समकोण त्रिभुज के बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र त्रिभुज, यह जो हमने त्रिभुज बनाया है यह एक समकोण त्रिभुज। अब देखिए, अच्छा मैंने दूरी नहीं बताया, दूरी की मान लीजिए एसी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है और बीसी के बीच की दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर और एबी के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर। दूरी दे देंगे तो सॉल्व करने में आसानी रहेगा आपके लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले सेम यहाँ पे कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है वह ज्ञात कर ले और यहाँ पे कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है वह ज्ञात कर ले, दोनों का परिणामी ई हम लोग ज्ञात कर ले। ठीक है, चलिए तो Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र Q1 कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है पहले वो हम लोग याद कर लें। तो क्या है, Q1 के बस E1 मिल रहा है, E1 क्या हो जाएगा, K Q1 बाई बीच की दूरी क्या है, AC है ना, RAC का स्क्वायर और RAC कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया गया है, RAC जो है वो 3 सेंटीमीटर है और मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 0.03 मीटर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सभी वैल्यू को भर दिया जाए। देखिए E1 बराबर क्या हो जाएगा, K का मान जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है और Q1 आवेश कितना दिया गया है, 1.2 × 10⁻⁸ कूलाम। बीच की दूरी क्या, RAC कितना है 0.03 मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁻2 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस क्या करना, 3 × 10⁻2 मीटर भी से लिखा जा सकता है क्योंकि भाग देंगे तो पुनः यही आ जाएगा। अब देखिए 3 × 10⁻2 मीटर का स्क्वायर करना है, देखिए RAC का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 से 9 कैंसिल, तो जो बचा हुआ नोट कर लें। देखिए 10⁻4 है ना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो केवल 10 बचेगा, 10⁻4 को ऊपर भेज देंगे 10�5 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकल के हमारा 1.2 × 10⁻4 ऊपर, एक ऊपर से 5 यानी 5 हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। यानी हमने बताया कि Q1 की वजह से जो बिंदु C पर E1 जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है कितना है, 1.2 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलाम है। ठीक है, चलिए आगे। अब हमारा काम है कि जो बी पे रखा गया आवेश Q2 है
यह कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है वह ज्ञात करना। ठीक है, चलिए। Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर, C है ना, बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र क्या है इसके लिए, E2 है। क्या हो जाएगा, K Q2 बाई बीच की दूरी क्या है इसके लिए, BC है, तो RBC का स्क्वायर हो जाएगा। तो RBC कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। मीटर में बदल दें तो क्या हो जाएगा, 0.04 मीटर में हो जाएगा ना, 0.04 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी वैल्यू को भर दिया जाए। भर देंगे तो क्या होगा, E2 बराबर K का मान जानते हैं 9 होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। Q2 आवेश का परिमाण कितना है, 1.6 गुणे 10 की पावर -8 है, यानी 1.6 गुणे 10 की पावर -8। अब देखिए बीच की दूरी कितना हमने निकाल दिया, 0.04 मीटर निकाला है, तो इसको भी हम 4 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। और स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 10⁻4 हो जाएगा। देखिए इससे इसको काट देंगे तो 0.1 टाइम में कट जाएगा, और इसका पूरा इसमें कर दें तो क्या मिलेगा हमें, E2 बराबर, तो मिल जाएगा ये 0.9 और 10⁵ न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। यानी Q1 कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है वो हमने ज्ञात कर दिया, Q2 कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है वो हमने ज्ञात कर दिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है, यानी इन दोनों को जोड़ना है, दोनों सदिशों को क्या जोड़ना है। देखिए एक सदिश उधर जा रहा है, दूसरा सदिश इधर आ रहा है, परिणामी इनको बीच में मिलेगा, है ना, इसका रिजल्ट है। तो बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा परिणामी के लिए, पर देखिए दोनों सदिशों के बीच का एंगल हमें ज्ञात करना है। हमने बताया कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज तो जानते हैं कि ये कोण कितने का बनना है, 90 का बनना है यहाँ पे, और सीधी रेखा कितने का बनता है, 180 का बनता है। इतना कोण ये 90 का हो गया, और सीधा कोण, अब सीधा रेखा जानते हैं कि 180 का होता है, तो जाहिर से जो बाहर बचा हुआ है वो कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। 90 अंदर 90 बाहर। सीधी रेखा 180 की होती है ना, ये समकोण त्रिभुज था, तो यहाँ पे 90 का कोण बना रहा है, तो बाहर कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। यानी सदिश E1 और E2 के बीच जो एंगल है वह 90 डिग्री का है। ठीक है, जो उनके बीच का कोण है वो 90 डिग्री का है। और पूरा फार्मूले में रखेंगे परिणामी के लिए, जो A² + B² + 2AB cos थीटा, थीटा का मान जब 90 भरा जाएगा तो cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो केवल हमें क्या मिलेगा, केवल A² + B² मिलेगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पर हम इस सदिश की बात करते हैं E1 E2, तो क्या थीटा वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, केवल E1 का स्क्वायर + E2 का स्क्वायर बचेगा। तो क्या मिलेगा परिणामी हमें, परिणामी जो हमें मिलेगा E1 का स्क्वायर + E2 का स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सदिशों के बीच जो एंगल है 90 डिग्री का है, इसलिए जो cos थीटा वाला टर्म होगा वह 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनका मान भरे, तो आप मान भरेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए E1 का मान कितना है, ये है ना, और इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.44 × 10⁵ हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा ना, स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब E2 का वैल्यू क्या है, ये है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस है ना, प्लस स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.81 × 10⁻10 हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 2.25 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दें तो 2.25 × 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 225 15 का वर्गमूल यानी 1.5 का वर्गमूल आ जाएगा बाहर, स्क्वायर रूट से बाहर क्या निकल जाएगा 1.5 × इसमें से कितना निकल जाएगा, 10 में से 5 निकल जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर हमारा होगा 1.5 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये हमने निकाला बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.5 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। सवाल में कुछ है नहीं, देख लें बस,
ये बहुल आवेश का केस था, जिस प्रकार हमने बताया कि अध्ययन ऊपर के सिद्धांत से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि हमें दो बिंदु आवेश दिख रहे हैं Q1 Q2। तो मैं हमारा पहला काम क्या होता है कि यहाँ आवेश कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है वह ज्ञात कर ले, और यह कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है वह ज्ञात कर ले। दोनों को निकालकर सदिश योग कर दीजिए। देखिए एक सदिश उधर जा रहा है, दूसरा सदिश इधर जा रहा है, तो हमें सदिश के बीच का एंगल नहीं पता था, लेकिन हमें यह पता था कि समकोण त्रिभुज है। तो देखिए अंदर वाले कोण 90 हो गए तो बाहर भी तो 90 होगा, क्योंकि सीधी रेखा कितनी की होती है 180 डिग्री का होता है, तो बाहर 90 का बचा हुआ है। तो ये हमें पता चल गया। तो पुनः हमने क्या किया, देखिए वही दोनों के लिए E1 E2 का मान निकाल, E1 का मान हमसे निकाल दिया गया। हमें बताया कि Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी यह होगा 3 सेंटीमीटर है बीच की दूरी, इसको मीटर में बदल दिया 0.03 मीटर हो जाएगा, और वैल्यू को रखा काटा बीटा 1.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सेम उसी प्रकार Q2 के लिए हमने काम किया, बीच की दूरी रखा, सभी वैल्यू रखा, और काटा बीटा 0.9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब बिंदु C परिणामी निकालना है, तो परिणामी एंगल पता ही चल गया है। cos थीटा वाला जो यहाँ पर क्या आएगा, इधर रहता है हमारा 2E1 E2 cos थीटा होता है, और थीटा का मान कितना है 90 है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए केवल हमने ये लिख दिया था। ठीक है, इसको आप मत लिखिए, केवल E1 E2 का मान आप निकाल चुके हैं, दोनों वैल्यू को रखा और स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर है E1 E2 का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2.25 × 10⁻10 हो जाएगा, बाहर निकल के 1.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। स्क्वायर आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर आपका अगले दिन आपको मिलेगा। ठीक है, नोट कर लें आप।